हमारे इंडिया की जो करंट सिचुएशन है, क्या वो टक्कर दे पा रहा है चाइना और यूएस को? आज का स्टिल शॉट अगर लें तो हम प्रोबेबली तीसरे नंबर पे हैं। जैसे हमारा सीज़ फायर भी हुआ था, तो क्या वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस था बाय चाइना एंड द यूएस? इंडिया का स्टैंस बड़ा सिंपल था। इंडिया ने बोला हमने कभी एस्केलेट किया ही नहीं, तो डी एस्केलेट करने का सवाल ही नहीं उठता। बट मैं देखा है बहुत साउथ के जो लोग हैं, दे डू रेसिज्म। नॉर्थ इंडियन जाते हैं ना साउथ में, तो एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। ये कहना कि साउथ इंडियंस ही रेसिस्ट हैं, मेरे ख्याल से गलत होगा। मैं नेवी में था। मैं नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशु प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट शो साइकोरियन टॉक्स में। और आज की जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ अ कमांडर मिस्टर दीपक आधार। और आज हमने उनसे बात करी इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी उसके पोस्ट वॉर सिनेरियो के बारे में। और हमने उनसे इंडिया का सिचुएशन पूछी, जो इंडिया डिप्लोमेसी कर रही है विद रशिया, यूक्रेन वॉर एंड फ़लस्तीन इज़राइल वॉर के बारे में। इस पे भी डिस्कस हुआ। इंडिया हमारी थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है, तो वेयर डज इट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यूएस एंड चाइना, इसके बारे में भी कंपैरिजन हमने ब्रीफली किया। साथ में जो कार निकोबार में चल रहा है उसका एक इम्पोर्टेंस कितना है हमारे एज अ इंडिया एक पूरे कंट्री पे, उस बारे में हमने डिस्कस किया। और भी बहुत कुछ हमने बातें करी। और आई होप आपको ये कन्वर्सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और आपको ये कन्वर्सेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन द शो। तो कैसे हैं दीपक सर आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू आशु। और कैसा लग रहा है सर आपको वापस पॉडकास्ट पे आकर? फील्स वेरी नाइस, बहुत ही खुश हूँ मैं। पिछली बार मेरा फर्स्ट टाइम था, तो बड़ा मज़ा आया। सो आई एम सो ग्लैड दिस टाइम। इस बार मैं थर्ड टाइम बोल सकता हूँ। ट्रू। इस बार थर्ड टाइम है सर का। Yeah. तो जिनको नहीं पता सर, हमारे पास पहले एक और बार पॉडकास्ट पे भी आ रखे हैं। हमने इंडिया और पाकिस्तान की जब ऑपरेशन सिंदूर होता उस टाइम पे उसके बारे में बात की थी। तो अगर आपको वो भी देखना है तो आप चेकआउट कर सकते हैं जाकर, हमारे चैनल पर उसका आपको वीडियो मिल जाएगा। बहुत सारे शॉर्ट्स भी हैं। तो सर, जैसे कि हम सबको पता है कि आप यू आर कमांडर, तो सर मेरा पहला सवाल ये है कि आपने कभी प्लेन उड़ाया है? अब 20 साल तक उड़ा है। 20 साल तक उड़ा है, तो सर कैसा लगता है प्लेन उड़ा के? मतलब उस ऊंचाई पे जाके वहाँ पहुँच के थोड़ा शुरू से बताइए कि वो टेक ऑफ कैसे करता है, मुझे थोड़ा वो भी जानना है। तो मेरी एक्चुअली बचपन से, क्योंकि मैं देखता था हवाई जहाज उड़ते हुए, तो मेरा बड़ा शौक था उड़ाने का। हाँ। तो पहली बार जब मैं एयरफोर्स एकेडमी गया और मैं अपने इंस्ट्रक्टर के साथ कॉकपिट में बैठ के फ्लाई किया, तो बहुत ही मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैं क्या बताऊं, और फिर उसके बाद लगभग 18 घंटे बाद मेरे को क्वालिफाई कर दिया सोलो उड़ाने के लिए। 18 घंटे में? हाँ। सो 18 घंटे के बाद जब मैं अपनी सोलो फ्लाइट में गया पहली बार, ओके। तो वो इंस्ट्रक्टर आमतौर पे बाईं तरफ मतलब बैठता है आपके, राइट साइड में, आप लेफ्ट साइड में होते हो। और मतलब मैं इतना बिजी था अपने चेक्स करने में एयरक्राफ्ट स्टार्ट करके, कि बाद में जब वो हमारे को एक होता है, बोलते हैं लेफ्ट क्लियर, फ्रंट क्लियर, राइट क्लियर, ऐसे करके तो जब मैंने करा ऐसे राइट क्लियर, तो एकदम से देखा कि वहाँ तो कोई है ही नहीं, वो सीट खाली है। ओके। तो तब डर एहसास लगा। हुआ कि और इंस्ट्रक्टर जो है वो ऊपर हुड के ऊपर बैठा होता है, मतलब लेटे होते हैं, और वो लेटे देख रहे होते होते हैं कि आप करेक्ट स्विचेस ऑपरेट कर रहे हो या नहीं। नहीं, लेटे होते हैं से क्या मतलब हाँ, है? क्योंकि मतलब ऊपर ढक्कन होता है ना, वो इट्स अ कॉकपिट जैसे, इट्स नॉट लाइक अ व्हाट यू कॉल मिलिट्री, अपना ये सिविल एयरक्राफ्ट ओके जिसमें। ओके ओके ओके। तो इसमें क्या होता है, ऊपर आपके एक बबल तरीके की एक कॉकपिट का ढक्कन होता है ऊपर। तो वो उसके ऊपर में इंस्ट्रक्टर लेटता है, और लेट के वो देखता है कि अपने प्यूपल को कि वो मतलब सही से सब कुछ कर रहा है, कुछ भूल तो नहीं गया, ऐसे ओके। करके। तो उसके बाद फिर जैसे ही वो प्यूपल आगे जाने के लिए तैयार होता है, तो उसमें चॉक्स लगे होते हैं जो टायर के आगे, ओके। जैसे ईंटें लगाते हाँ हैं हाँ ना, हाँ वैसे। हाँ। तो वो फिर जब पायलट ऐसे करके उसको हटवाता है चॉक्स को, तो उस टाइम पे इंस्ट्रक्टर ऊपर से नीचे उतर के जाता है, तब वो आगे से मार्शल जो है वो चॉक्स को हटाता है और आप बाहर निकलते हो। ओके। तो फिर मेरे को एहसास हुआ कि अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। डर लग रहा था? हाँ, बिल्कुल, बेशक। मुझे बल्कि यही लग रहा था कि मेरे इंस्ट्रक्टर ने मेरे को छोड़ दिया, और मेरे को खुद पे इतना विश्वास नहीं था कि मैं जहाज़ उड़ा अकेले उड़ा पाऊंगा, पाऊंगा, ओके। पर उन्हें भरोसा था कि मैं उड़ा सकता हूँ। एंड फिर उसके बाद जैसे थ्रॉटल को आगे किया, और क्या कहते हैं, RPM 100% हुई, फुल पावर। तो तब भी मैं वेट कर रहा था कि शायद कोई एक बत्ती जल जाए
जिससे फिर मैं बोलूँगा कि जहाज़ में कुछ गड़बड़ है, मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन सब कुछ सही सही था। फिर मेरे को बस फिर ब्रेक्स छोड़ने पड़े और बस फिर उसके बाद जहाज़ रनवे पे भागने लगा, और जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ी और वो स्पीड पे आया तो उसका वो डंडा पीछे खींचा तो जहाज़ चढ़ गया, और एकदम से फिर मतलब पहली बार ज़िंदगी में मैं अकेला जहाज़ में था और मेरे हाथों से वो जहाज़ उड़ रहा था, उसका मुझे एहसास हुआ। और पहले भी उड़ाता था, लेकिन क्योंकि इंस्ट्रक्टर साथ में बैठा रहता था तो मुझे यही एक सेफ्टी लगा रहती रहता थी। था कि मतलब वो हैं, और पर अब मुझे लगा कि अब मेरे को कोई बचाने वाला नहीं, अब मुझे खुद ही करना पड़ेगा जो करना पड़े। तो पहली सॉर्टी तो मतलब काफ़ी सिंपल होती है, बस आप एक बार टेक ऑफ करते हैं, फिर एक चक्कर लगा के वापस आते हैं, फिर एक प्रैक्टिस लैंडिंग करते हैं ओके। नीचे, और फिर उसको ओवरशूट बोलते हैं, और फिर उसके बाद फिर से आके और फिर आप उसको लैंड कर जाते हैं। लैंड। तो सिंपल। तो ऐसा नहीं था कि जितनी मर्जी देर उड़ाना उड़ाते रहो? हाँ, नहीं नहीं, मैं तो बड़ी जल्दी में था वापस आने अच्छा, के जल्दी लिए। मुझे लगा ऊपर जाके तो थोड़ा रिलैक्स हो गया होगा ना कि अब तो चलो उड़ रहा है, अब स्टेबल है। नहीं नहीं, पहली बार जब वो अकेले लेके जाते हैं तो काफ़ी मतलब डर घबराहट थी मुझे रहता कि यार है। बस किसी तरीके से वापस लाके हो गया, मतलब दैट काइंड ऑफ अ थिंग। फिर वो एक बार लैंड किया, तो लैंड के बाद मैं इतना खुश हो गया कि जहाज़ उतर गया कि मैं भूल ही गया कि मेरे को ब्रेक भी लगाने हैं जहाज़ को रोकने के लिए रनवे पे। तो फिर वो बिल्कुल एकदम से देखा कि अरे रनवे ख़त्म हो रहा है और ब्रेक नहीं लगाए। ब्रेक नहीं लगाए। तो फिर मैंने मतलब जहाज़ को रोका, मतलब बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट था मेरी लाइफ का, सबसे पहले सबसे एक्साइटिंग। इसमें आपने सबसे पहले क्या सोचा जब आप रनवे पे उतर के आ गए? क्या आया था दिमाग में? बस ऐसे लगा कि मतलब मैंने दुनिया फतेह कर ली, मतलब अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अगर मैं जहाज उड़ा सकता हूँ तो ओके। कुछ भी कर सकता हूँ। तो ओके। इट वाज सच अ एक्सिलरेटिंग फीलिंग। तो बल्कि मैंने अपनी वाइफ को भी बताया कि मतलब मेरी लाइफ का सबसे मतलब एक बार उन्होंने मुझे एडवेंचरस बोले पूछा तो? कि नहीं ओके। कि सबसे मेमोरेबल मेमोरेबल, ओके। मोमेंट क्या था। तो जब मैंने उसको बताया कि मैंने जब वो प्लेन पहली बार लैंड किया, तो वो काफ़ी दुखी हुई, बिकॉज शी वाज होपिंग कि प्रोबेबली जब मैंने उसको पहली बार देखा या हमारी शादी या हनीमून, प्रोबेबली दैट वुड हैव बीन अ मोर इम्पॉर्टेंट मेमोरेबल अच्छा। मोमेंट। तो उन्होंने बोला क्या यार, तुम्हारे को तो हवाई जहाज का फर्स्ट सोलो लैंडिंग। ओके। तो सर अभी भी फिर एनिवर्सरी याद रहती है, उस पे भी लड़ाई होती है? नहीं, अब तो रहती है याद? बिल्कुल 100%। नाराज़ ना हो जाए। हाँ ओके। बिल्कुल। तो सर शादी को कितने साल हो गए? 35। 35 ईयर्स। तो सही चल रहा है सब? बहुत बढ़िया चल रहा है, अगर अभी तक चल रहा है नॉट आउट तो अच्छा ही चल रहा है। और बाकी कुछ बोल भी नहीं सकते? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली, अब तो आई एम ऑन अब कैमरा। अब हाँ, अब देख लिया सुन लिया तो कुछ कुछ कैसे कह दूँ? तो सर अब आपको आसमान से डर लगता है? ऊंचाई से? बिल्कुल भी नहीं, नहीं। इनफैक्ट तो कभी आपने सोचा कि स्काई डाइविंग कर ली जाए? बिल्कुल एब्सोल्युटली की मेरा, है? हाँ नहीं करी नहीं है। मेरा बकेट लिस्ट है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मरने से पहले एक बार 100% एक स्काई डाइविंग तो मुझे ज़रूर करनी है। बनती है। बिल्कुल। तो सर कब तक करने की फिर सोच है आपकी? यू आर 60 नाउ? जल्द से जल्द, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो आई डोंट वांट टू वेट वेरी लॉन्ग। हाँ वही। तो 100% मैं मतलब इनफैक्ट जब तक पायलट होते हैं तो हम लोग स्काई डाइविंग वगैरह इसलिए नहीं करते कि अगर इंजरी हो गई या कुछ हो गया तो फ्लाइंग करियर पे इफेक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट अब जब ऐसी कोई बात नहीं है, रिस्क लिया जा सकता है, तो 100% आई वुड मतलब स्काई that. डाइविंग करनी है। ओके। तो सर थोड़ा अब इससे थोड़ा सा शिफ्ट होके हमारे इंडिया पे आ जाते हैं, प्यारे इंडिया पे। बिल्कुल। तो हमारे इंडिया की जो करंट सिचुएशन है, क्या वो टक्कर दे पा रहा है चाइना और यूएस को? तो बिल्कुल, अगर आप स्नैपशॉट लें इमीडिएट, अभी हम कहाँ हैं, अगर अगर हाँ, रेस आज में ही है आज ना, की ही हाँ, कहते हैं हम। तो आज का स्टिल शॉट अगर लें तो हम प्रोबेबली तीसरे नंबर पे हैं, मतलब एविडेंटली यूएस सबसे आगे है, चाइना उसके नेक्स्ट है, और हम थर्ड उस पे हैं ओके। पोजीशन पे। पर फिनिश लाइन अभी नहीं है, ये तो थोड़ी सी बहुत दूर लंबी है अभी। रेस है, एग्जैक्टली। और अगर हम थोड़ा पहले का देखें और कहाँ थे हम और कहाँ से हम कहाँ आ आए गए हैं, तो हम कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस कर रहे हैं। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, एंड इवन अदरवाइज एज अ नेशन ऑन अदर पैरामीटर्स में भी हम जो है, हमारी बढ़त जो हो रही है, हमारी आबादी में हम दुनिया में सबसे आगे आ गए हैं।
नहीं, जो एक वक्त में हम शर्मिंदा होते थे, लेकिन आज नहीं, क्योंकि हमारी ताकत ही हमारी आबादी आबादी है। है ना, क्योंकि वही लोग कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट्स को, वही लोग क्या कहते हैं प्रोडक्टिव होते हैं जो ऐड करते हैं इकोनॉमी को। तो मेरे ख्याल से मतलब बड़ा इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। और फिर हमारी सशस्त्र सेनाएं भी जो हैं वो भी तरक्की करके इन टर्म्स ऑफ उनकी पावर जो है जहां हम हैं, तो आई थिंक हम आगे जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, और अगर हम मतलब स्टेडियम का जब नेक्स्ट राउंड ख़त्म होगा तब तक ये फासला और कम हो होता चुका जाएगा। होगा, और इवेंचुअली मेरे ख्याल से अमृतकाल वो 2047 तक मतलब मुझे कोई शक नहीं है कि हम सबसे आगे होंगे। ओके, तो अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं, क्योंकि हमें करना भी चाहिए इवन, तो लाइफस्टाइल में आए तो डेफिनेटली चाइना के कंपैरिजन में लाइफस्टाइल इंडिया में तो बहुत ही बेटर है। वहाँ तो आप कुछ कर ही नहीं सकते एक तरीके से, इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतनी चीज़ों पे पाबंदियाँ हैं। लेकिन अगर इंडिया और यूएस के लाइफस्टाइल में हम थोड़ा कंपैरिजन करें तो आप कौन सा लाइफस्टाइल बेटर मानेंगे? अगेन, क्योंकि इस वक्त जहाँ तक अमेरिका की जीडीपी है और जहाँ तक उनका मतलब फाइनेंशियल पावर है, तो वो हमसे कहीं ज़्यादा है, और साथ ही साथ उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम है, तो हाँ, उनका हमसे तो कम है। लैंड एरिया भी ज़्यादा है। तो अगर हम पर पर्सन के हिसाब से देखें तो मतलब वो बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन में है हमारे कंपैरिजन मुकाबले में। में। तो पहली बात तो ये होगी, और दूसरी बात यह है कि वो सालों से इस स्थिति मतलब में हैं, वेरएज हम अभी वहाँ पहुँच रहे हैं, टाइम लगेगा। है ना। तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, उनकी जो सड़कें हैं, उनके जो पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, वो सब ऑलरेडी है। इसमें कहीं ना कहीं इंडिया का सिविक सेंस की भी बात आएगी, इंडियंस के सिविक सेंस की भी बात आएगी बेशक। कि आप कहीं पे भी थूक देते हो, आप कहीं पे भी कूड़ा फेंक देते हो, जो गंदगी करते हम ही हैं सब कुछ। बाद में हम ब्लेम भले कितना भी गवर्नमेंट को दे दें, वो उपज हमारी ही है बहुत सारी चीज़ों में, बेशक। मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स में। तो फिर अगेन अगर हम एक एडवांस्ड कंट्री होते 50 साल से, है ना, तो मतलब सबके पास स्कूल जाने की सुविधा होती, एजुकेशन, सबके पास हाँ राइट टू एजुकेशन जैसे हम कह रहे हैं, और क्वालिटी एजुकेशन होती, और उसी तरीके से फिर हमारी मतलब हाउसिंग की सुविधा होती, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कलेक्शन वगैरह की सुविधा होती। तो वो सब होता, और 50 साल से ऐसे होता, तो फिर शायद हमारी वो फितरत वैसी ना होती। हाँ, हम जहाँ से आ रहे हैं, मतलब हम 50 साल पहले काफ़ी मतलब गरीब देश थे एक्चुअली, डेवलपिंग कंट्रीज में, और वहाँ से हम अभी यहाँ पहुँचे, और आबादी हमारी क्योंकि इतनी ज़्यादा है और कंपैरेटिवली लैंड मास हमारा कम है, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यस, तो इसलिए मतलब रहने की जगह या सड़कें या मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है वो हमेशा कैचअप ही करता रह जाता है, क्योंकि हमारी आबादी इतनी है, और कि मतलब वो जब तक बना तब तक ऑलरेडी फिर भीड़ हो गई। मतलब एक नई रोड निकाली भीड़ कम करने के लिए, वो जब तक बनी तब तक और भीड़ हो वो गई, फिर और नंबर चलने वाले और ऑफ आ गाड़ी गए। आ गई। तो इस वजह से शायद हम पीछे थोड़ा लैग कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बढ़ता रहेगा, आई एम श्योर क्वालिटी ऑफ लाइफ उस मामले में भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ इसी पैरामीटर पे क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मानता, मैं और चीज़ों पे भी मानता जैसे? हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीडम की अगर हम बात करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से यूएस के अंदर में आजकल हालात हैं जब हम देख रहे हैं, तो जैसे क्या कहते हैं स्टेट्स के अंदर में नेशनल गार्ड वगैरह बुला दी गई है। हाँ, मतलब तो उस किस्म का हिसाब किताब हो रहा है। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट इंडिया में नहीं है ऐसा सब। कुछ भी नहीं है ना। उसी तरीके से जैसे वो क्या कहते हैं मतलब रेशियल वाले जो racism बहुत चीज़ें है। चल रही हैं, तो हमारे यहाँ पे कंपैरेटिवली टॉलरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। बट सर अगर मैं ऑन कैमरा से बोल देता हूँ, बट मैं देखा है बहुत साउथ के जो लोग हैं, दे डू रेसिज्म। इफ़ इन नॉर्थ इंडियन जाते हैं ना साउथ में, तो एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। इवन आप ऑटो रिक्शा भी रोकते हो ना, रोकते नहीं है वो लोग। ये नोटिस किया है मेरे को, जो गए थे, मेरी फैमिली भी गई थी, उन्होंने बताया, और भी मेरे दोस्त गए थे साउथ में, उन लोगों ने बताया कि वहाँ पर नॉर्थ इंडियन के साथ रेसिज्म करते हैं।
होता इंडिया में भी सर, ऐसी बात नहीं है? बेशक। तो एक हो गया इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और एक हो गया सोशली। तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो है वो एक अलग टाइप ऑफ रेसिज्म है, जहाँ पे अभी हम जैसे वो मागा जो है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और वो कू क्लक्स क्लैन और वो वाइट सुप्रीमेसी और वो, तो मतलब उस किस्म के हालात हिंदुस्तान में नहीं हैं। जो सोच है वो थोड़ी सी म्यूचुअल होती है। ये कहना कि साउथ इंडियंस ही रेसिस्ट हैं, मेरे ख्याल से गलत होगा। मैं नेवी में था, मैं 25 साल नेवी में सर्व किया और मैं सारे स्टेट्स में रह चुका हूँ साउथ में। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कभी उसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, और आमतौर पे ये म्यूचुअल होता है। तो जब साउथ इंडियंस भी नॉर्थ में आते हैं और उनको सबको मद्रासी बोला जाता है, नॉर्थ इंडियंस को साउथ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और वो मतलब उनको बिटवीन अ कन्नड़ एंड अ मलयाली एंड तेलुगु एंड तमिल वो डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाते हैं। और वो तो बिकॉज उनको उसके बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। और उसी तरीके से जब वो वहाँ जाते हैं तो जाके वो मतलब सीधा ही हिंदी में अगर बात करते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि वो दूसरे को हिंदी समझ में आनी चाहिए एज ए मैटर ऑफ राइट, तो और वो सेंसिटिव नहीं होते उस इशू पे, क्योंकि मतलब वहाँ की द्रविडियन भाषाएं हैं, वो वहाँ की लोकल नहीं है। तो ये उम्मीद करना कि उन्हें हिंदी आनी चाहिए मेरे ख्याल से सही बात सही नहीं है, है ना। तो और मतलब उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना, तो ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाली बात हो जाती है। ये चीज़ मराठीज के लिए भी अप्लाई होती है। एग्जैक्टली। मराठी बोल जो वीडियोस कितनी वायरल हो रही हैं आजकल, करेक्ट, कि अगर आप हिंदी बोल रहे हो तो नहीं, आप मराठी बोलो। तो क्योंकि ये भाषा है, और अभी मतलब मेरे ख्याल से ये जगह भी नहीं है भाषा के विवाद के बारे में डिस्कस करने की। हम सर डिस्कस कर सकते अच्छा हैं। चलिए ठीक है। तो अगर तो हिंदी को हम मतलब अगर देखें तो वो एक नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज है जी, ठीक है। हाँ, वो साउथ में नहीं बोली जाती, उतना जाती। नहीं। तो इसलिए ज़बरन उन पे इसको अप्लाई करना वो भी गलत एक तरीके से हमारी हेजेमनी उस पे करने की कोशिश है, दबाव डालने का, क्योंकि उसका मतलब ये है कि नॉर्थ का पलड़ा एक तरीके से फिर भारी हो जाएगा और हम डोमिनेट करने लगेंगे भाषा के तौर पे। बट तो ऐसे तो हम इंग्लिश के लिए भी कह सकते हैं, इंग्लिश प्रोफेशनल लैंग्वेज इंडिया की, हम इम्प्लाई करते हैं सब पे बोलने के लिए, उस पर कोई विवाद नहीं खड़ा करता कि नहीं इंग्लिश नहीं होनी, ये हम तो नहीं बोलेंगे इंग्लिश, हम तो साउथ के हैं या हम तो नॉर्थ के हैं या फिर हम तो ईस्ट के हैं, वेस्ट के हैं, जहाँ के भी हैं। तो ये एक थोड़ी हमारी वो कॉलोनियल लेगेसी से आ गया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया था। हाँ, और वो फिर इसलिए एक राज्य भाषा हो गई थी, राज करने वालों की भाषा। तो इसलिए उस टाइम पे जो लोग मतलब वो भाषा सीखते थे तो वो मतलब एक फक्र की बात होती थी उनके लिए कि वो उस भाषा में बात कर सकते। और अब जो है वो अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी छोड़ तो गए। अंग्रेजी तो उनकी पीछे रह गई, लेकिन अब अगर हिंदी भाषा का राज उन पे आ जाएगा तो वो उन पे एक तरीके से वो फील करते हैं कि सेकंड टाइम उनको डोमिनेट किया जा रहा है ना। जो अगर हम देखें उनका पहलू देखने की कोशिश करें तो वो भी सही है कुछ हद तक। तो इसलिए मेरे ख्याल से मतलब इंग्लिश एक तरीके से एक इंटरनेशनल लैंग्वेज कह सकते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं अभी स्विट्ज़रलैंड गया था, मेरी बेटी वहाँ ज़ूरिक में है, और वहाँ पे सबसे बड़ी गलती इंसान यही कर सकता है कि इंग्लिश में बात करे, क्योंकि जैसे साउथ में अगर आप हिंदी में बात करें तो उन्हें बुरा लगता है, क्योंकि वो मतलब ये स्टार्ट करते हैं कि आप क्यों उम्मीद करते हैं कि मुझे हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे बात कर रहे हो मुझसे तो मतलब ये है कि आप उम्मीद करते हो कि मुझे हिंदी आनी चाहिए। उसी तरीके से बट मुझे तो साउथ इंडियन नहीं आती ना, ये भी तो समझो। हाँ, तो फिर मैं हिंदी मैं मतलब अपनी इंडिया के अंदर ये इशू है। बट अगर हम लाइक बाहर जाते हैं तो वो मैं अगर उनसे इंग्लिश में बात करता हूँ तो वो यही कहते हैं कि क्यों आप उम्मीद करते हैं कि मुझे इंग्लिश आनी चाहिए। तो फिर मैं कहता हूँ लेकिन मुझे तो जर्मन नहीं आती। तो वो बोलते हैं तो फिर आप हिंदी में बात करिए, क्योंकि आपकी मातृभाषा है, या आप तमिल में बात कीजिए, इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हैं?
है ना। तो अब क्योंकि आपको मेरी भाषा नहीं आती और मुझे आपकी भाषा नहीं आती, तो हम दोनों अपनी भाषा में जैसे भी करके बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके। लेकिन अगर आप स्टार्ट ही इंग्लिश में करेंगे, क्योंकि आपको हिंदी के अलावा इंग्लिश इंग्लिश आती आती है। है, और आप सोचते हो कि जैसे आपके लिए वो क्या कहते हैं, एक मतलब वो वो है कि इंग्लिश, लैंग्वेज हाँ, है हाँ। आना, तो आप सोचते हैं कि हमारे लिए सामने भी वाले को हो। भी आती होगी। तो और कई बार क्या होता है कि वो जानते भी हैं, क्योंकि एक्चुअली इंग्लिश का मतलब काफ़ी दबदबा है, मतलब हॉलीवुड हाँ। पिक्चरें ये वो सब जगह। तो पर क्योंकि आपने वो अजम्पशन करके देखा, सेम वे इवन क्या कहते हैं, साउथ इंडिया में भी अगर आपने हिंदी बोली तो हिंदी गाने लोग सुनते हैं, शाहरुख खान की पिक्चर भी देखते हैं, समझते हैं, सब कुछ है। लेकिन क्योंकि आपने उनको ऐसे कहा, स्टार्ट प्रिजम्पशन करके कि आपको हिंदी आनी चाहिए, काइंड ऑफ अ थिंग, तो इसलिए वो उस बात से बुरा मान जाते हैं उस बात। तो आप अगर पूछें कि इजाज़त लें और पूछें कि क्या आपको हिंदी आती है, और फिर आप उनसे हिंदी में बातचीत करें, तो तो इसलिए एटलीस्ट बेसिक इतनी लाइन तो बोल सीख सकते के हैं। जानी चाहिए आपको वहाँ। जैसे हाँ, मैंने कह भी सकते हो सर। पेरिस गया था, मैं इतना सीख के गया था, पार्ले वू आंग्लाए, मतलब क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। तो मतलब मैं पहले उनसे ये पूछता, फिर वो बोलते अगर नहीं तो फिर मैं मतलब हिंदी में बात करता, और अगर वो बोलते कि हाँ वो अंग्रेजी बोलते हैं, तो फिर मैं इंग्लिश में बात उनसे इंग्लिश में बात करके वो करता। तो उसी तरीके ये भी से एक चीज़ सही कह रहे हैं आप, तो की जा सकती है। अगर आप तमिलनाडु गए तो हिंदी तेरी तो मतलब अगर वो आप समझते हो हिंदी, तो अगर उसने हाँ बोल दिया तो आप फिर उससे हिंदी में बोलो, वरना फिर आप साइन लैंग्वेज में या कैसे भी उनके कैसे भी साथ बात करो। ओके। तो सर अगर इंडिया की हम फॉरेन पॉलिसीज़ देखें तो आपको कितना उसमें इवॉल्वमेंट लगता है, या कितना इम्प्रूव्ड हुई हैं वो, या फिर नहीं हुई हैं या वैसी ही हैं, उस पर क्या ओपिनियन आपका? मेरे ख्याल से तो हम बहुत इवॉल्व हो गए हैं, और ओके। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो कहीं हमारे क्या कहते हैं, आत्मसम्मान और कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ कर रही है। दिखाती है ओके। क्लियरली। हम्म। ठीक है। तो पहले जो था, हम जो है थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट थे, और मतलब इतनी हमारी आवाज़ जो है वो लाउडली नहीं सुनते थे, क्योंकि हम एक डेवलपिंग नेशन थे, गरीब देश थे, और डिपेंडेंट थे काफ़ी औरों पे। अब क्योंकि हम एक तरीके से आत्मनिर्भर हो गए हैं, तो हमारे को कोई शर्मिंदगी नहीं है अपने खुद की आइडेंटिटी पे। तो हम जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कंडक्ट करते हैं अपने आप को। और वो एविडेंट है, क्योंकि अभी जैसे कितनी बार हमारे को, जैसे ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने, और मतलब वेस्ट ने हमारे को बोला कि आप रशिया के साथ क्यों एंगेज कर रहे हैं, जब trade हम उनको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के साथ उनकी लड़ाई चल रही है। तो मतलब हमने अपना मतलब सीना तान के बोला कि क्योंकि हमारी उनके साथ मित्रता है, और क्या कहते हैं, तो इसलिए हम उनके और दूसरे के साथ रिलेशन पे हम अपने आपस के रिलेशन नहीं खराब करना चाहते। तो हमारी मतलब हमारा हक है, हमारी मर्जी है, और हम कर सकते हैं ऐसे। और उसी तरीके से अगर हमारा भी अगर किसी के साथ कोई इशू होता है, अगर सिंदूर जैसे हुआ था, या अगर हमारा चीन के साथ कोई इशू हुआ था, तो उसमें यूरोपियन समुदाय ने तो ऐसे नहीं किया कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ अपने रिश्ते तोड़ दिए क्योंकि हिंदुस्तान के इंडिया, साथ वो कर रहे हाँ, हैं। हाँ। तो जब हमारी बारी आती है तो वो करते हैं कि तुम्हारा आपस का लड़ाई झगड़ा है, हमारे को क्या लेना देना। और अब जब वहाँ पे बारी आ रही है तो वो ये उम्मीद करते हैं कि हमारे को वैसे हाँ, भी यूरोप्स प्रॉब्लम इज वर्ल्ड प्रॉब्लम। वर्ल्ड प्रॉब्लम, एंड वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट नॉट यूरोप्स यूरोप्स प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। तो कहीं पे अब जो है हम मतलब यूरोप को ये मुंह पे बता सकते हैं कि आपकी सोच जो है वो हाँ, गलत है, बिल्कुल। और आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और हकीकत है, आज यूरोप में कोई मतलब इकोनॉमी रही नहीं है जर्मनी के अलावा जो हिंदुस्तान के कंपैरिजन में में वो खड़ी हो सके। खड़ी हो सके, और वो भी बस चंद महीनों की बात है, उसके बाद वो भी पीछे हट जाएगी। बिल्कुल। और जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, तो मतलब 2047 तक प्रोबेबली ईयू की पूरी इकोनॉमी और हिंदुस्तान की इकोनॉमी बराबर होगी। तो ओके। ऐसे के साथ मतलब पार्टनरशिप जो है वो बराबरी की पार्टनरशिप होनी चाहिए, ना कि हमारे को वो सीख दें और हमारे को वो अकाउंटेबल रखें और हमारे पे वो टिप्पणी करें। इसी यूरोप में हमारा फ्रांस भी एक अच्छा मित्र साबित हुआ है।
हाँ, फ्रांस भी है। इनफैक्ट ईयू के साथ हमारी मित्रता काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सभी देशों के साथ। चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इटली हो, चाहे नीदरलैंड्स हो, मतलब चाहे वो क्या कहते हैं सिर्फ लीडर्स हों जिनकी मोदी जी के साथ रेपो हो, चाहे इवन एज अ नेशन जो हमारा व्यापार करते हैं या जो मतलब हमारे इतना डायस्पोरा है वहाँ पे पढ़ने जाते हैं और वो सारी चीज़ें। और जो हमारी जब आप एज ए टूरिस्ट भी अगर वहाँ जाएं तो जो आपको रिकग्निशन मिलती है एज एन इंडियन, मतलब अभी आपका अपना इंडियन पासपोर्ट इमिग्रेशन पे अगर आप दिखाते हैं तो तो you feel proud? मतलब हाँ, मतलब कोई शर्मिंदगी या छुपा के दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चौड़े होके दिखाते यस, आई एम फ्रॉम इंडिया। हैं। बिल्कुल। तो इसी में जो इंडिया का पॉलिसी रही टुवर्ड्स इज़राइल फ़लस्तीन और जो करंट वॉर सिनेरियो चल भी रहे हैं रशिया यूक्रेन, तो कितना सही है? तो मेरे ख्याल से तो हमने किसी एक की तरफ वो नहीं करी है, मतलब इन द सेंस कि अगर न्यूट्रल रहे हैं, न्यूट्रल रहे हैं बट और इवेंचुअली हमने बोला भी है कि वॉर नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बेशक, क्योंकि हम मानते हैं कि किसी भी विवाद का ज़रूरी नहीं है कि जो सल्यूशन है वो लड़ाई झगड़े से, बातचीत से भी उसका समझौता किया जा सकता है। और आइडियली बातचीत से ही होना चाहिए, क्योंकि आइडियली विन विन ही जब होगा तब होगा। अगर विन लूज का हो गया तो एक उस टाइम पे तो हावी रह गया और दूसरे ने हार मान ली क्योंकि वो नीचे चित हो गया, लेकिन फिर वो उठ के झाड़ के और एक दिन का इंतजार करेगा जब वो वापस आप पे काउंटर करेगा, क्योंकि वो तो ताकत के जोर पे उससे ले लिया जैसे गया हर ना। बार पाकिस्तान करता है, हाँ तो हार हार के फिर कि जीत जाऊंगा फिर हारता है। हाँ, लेकिन हम भी नहीं चाहते। अभी जैसे अगर आप सिंदूर भी देखें तो हमने मतलब कोई धूल चटवा के और बिल्कुल वैसे करवाने का कोई हमारा वो नहीं था कि और खत्म ही कर हमने दो किसी यार। सिविलियंस पे अटैक नहीं किया, वी एग्जैक्टली, जस्ट अटैक द टेररिस्ट। बिल्कुल। बल्कि हमारे तो कहना ये था कि यार हमारे को तो लड़ाई में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। हमारे आपने छेड़ा है। हाँ, हमारे को तो अपने देश की इकोनॉमी बढ़ानी है, हमारे को तो अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, हमारे को जॉब्स क्रिएट करने और हमारे को नंबर 1 स्थिति में पहुंचना है। तो अगर हम लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व रहेंगे तो हम तो पीछे ही पीछे रह जाएंगे ना, जाएंगे। हमारा तो मतलब विल बी सेट बैक हमारी प्रोग्रेस में। तो हम तो नहीं चाहते, तो और हमने तो ओपनली कहा। वो तो वही लोग हैं जो बार बार उसको कर रहे हैं, और वो भी सच पूछे तो आम पाकिस्तानी वो नहीं चाहता। डेफिनेटली जो है वो सिर्फ इसलिए है कि जो वहाँ पे करंट डिस्पेंसेशन है, आसिम मुनीर हैं जो अभी फील्ड मार्शल है वहाँ के, तो उन लोगों फील्ड मार्शल भी क्यों बोल रहे हैं सर, हम उन्हें द क्या एक प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर ही बोल देते हैं, वही वही है जो चला रहे हैं। हाँ, वो तो सुपर प्राइम मिनिस्टर है, हाँ, सुपर प्राइम मिनिस्टर, वो तो पपेट है प्राइम मिनिस्टर। तो वो उन लोगों को अपनी क्या कहते हैं सियासत को कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि वो इस किस्म का वो कुछ करते रहें ताकि उनकी रेलेवेंस रहे। अगर अमन और शांति है तो फिर वहाँ पे फिर फौज की क्या औकात, और अगर फिर फौज की कोई औकात ही नहीं रहेगी तो फिर फौज सियासत कैसे कर पाएगी और राज कैसे कर पाएगी। सही बात है। समझ रहे हैं ना। तो क्यों फिर तो आम आवाम और सिविल गवर्नमेंट चलेगी। फौज का तो वो दिखाते ही इसलिए कि क्योंकि उनको घबराहट, वो दिखाते हैं कि डरो इंडिया से, इंडिया ये करने वाला है वो करने वाला है ऐसे करके, तो इसलिए फिर फौज ही है जो तुम्हें बचा सकती है, वरना तो फिर वो तो ऐसे करके वो करके अपने आप को वहाँ पे कायम रखने के लिए वो ये करते हैं। तो अदरवाइज आवाम वहाँ पर भी क्यों जंग चाहेगी, उनको क्या मिलेगा, क्यों नहीं वो भी पढ़ना चाहें, क्यों नहीं वो भी अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहें, क्यों नहीं वो भी अच्छी ज़िंदगी बसर करना चाहें। तो सर इसमें एक छोटा सा और मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हमारा सीज़ फायर भी हुआ था, तो क्या वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस था बाय चाइना एंड द यूएस? डू यू थिंक सो? नॉट एट ऑल। आई मीन क्यों? मैनी पीपल से दैट के हाँ इन्फ्लुएंस था, तभी इन्होंने वॉर रोकी। और ट्रम्प कौन होता है ये अनाउंस करने वाला कि इंडिया और पाकिस्तान का सीज़ फायर हो गया? तो अब पहली और बात फिर लेटर ऑन भी पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट किया कि नहीं, यूएस इन्वॉल्व नहीं था। खुद उनके पीएम ने बोला है कि यस यूएस वाज नॉट इन्वॉल्व, हमने खुद ही जो किया आपस में किया। तो फिर वो किस बात का नोबेल प्राइज़ मांग रहे हैं? तो देखिए मतलब उन्होंने ही कहा कि थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप,
आपकी वजह से जंग। हाँ फिर उन्होंने ही कहा कि सीज फायर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के कहे पर नहीं हुआ। पर हमारे उसमें। हाँ। ठीक है, तो मतलब वो क्या कहते रहते, कब कहते रहते, उस पर हमारा कोई ना तो कोई कंट्रोल है, ना ही उस पर मतलब अब क्रेडिबिलिटी पे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ट्रम्प क्या कहते हैं उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं। मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद भी शायद नहीं बता पाएंगे कि कल वो क्या कहेंगे, कल वो क्या कहेंगे। और कल उन्होंने क्या कहा था, वो किस तरीके से उससे अपने हाथ धो लेते हैं और मतलब कुछ बिल्कुल अलग बात कह देते हैं। तो उनका मतलब कोई मैवरिक किस्म के इंसान हैं। मैवरिक मुझे जैसे याद हो मैंने गया। तो मतलब तो मेरे ख्याल से हमारे को उस पे अपने व्यू पॉइंट्स इस्टेब्लिश नहीं करनी चाहिए। वो रीज़न नहीं होना चाहिए हमारे को बिलीव करने के लिए कि किसका दबाव कहाँ पड़ा। हम जानते हैं क्योंकि लड़ाई हमने रोकी थी, और हम जानते हैं कि अगर अमेरिका हमको बोलेगा कि लड़ाई रोक दो, तो हम कोई पालतू वो है नहीं कि वो बोलेगा सिट तो हम सिट, पहले वाला टाइम नहीं रहा। हाँ, मतलब हम मतलब अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और अच्छा, फिर उन्होंने ये भी बोला कि मैंने उनको धमकाया कि मैं नहीं तो तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करूँगा तब। तो अगर ऐसी बात थी और अगर हमने उनके कहे पे रोका था, तो फिर वो टैरिफ्स जो उसके बाद आए 50%, दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ हिंदुस्तान पे जो लगाए गए, तो वो मतलब फिर ये कैसे हो सकता है कि हमने उनकी बात भी मान ली और फिर भी उन्होंने वो किया। तो वो तो सीधा ही मतलब उनका झूठ तो वहीं साबित हो गया। ठीक है, प्लस हिंदुस्तान ने एटलीस्ट कभी भी मतलब हमने स्टेटमेंट चेंज नहीं किया अपने। हमने हमेशा से एक ही चीज़ पर रहे। सत्यमेव जयते, हम अपने सत्य पे अटल हैं, और वो यही है कि वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने मांगा, और बड़ा ओपन है। उससे पिछले दिन उनके 9 हवाई अड्डों पर हमारे स्ट्राइक्स, जो कि हमने प्रूफ भी कर दिया। अरे दिखाकर। हमने नहीं, उन्होंने खुद बोला। हाँ, उन्होंने खुद भी बोला। हाँ, और आज नहीं, उन्होंने तभी बोला। पहले मना कर रहे थे, बाद में मान लिया। हाँ, उन्होंने खुद ही तभी बोला, जब उन्होंने बोला कि आसिफ मुनीर ने मुझे सुबह-सुबह फोन वो 4 किया और बजे कॉल बताया किया, मेरे को कि ऐसे हो गया, तो वो तो खुद उन्होंने मान। तो जब उनके रावलपिंडी तक मतलब हमारे वो अटैक चले हो गए। गया, वो भी प्रिसिशन अटैक, उनके वहां पे कोई सिविलियन फैसिलिटी पे नहीं, डैमेज कुछ नहीं हुआ। तो मैसेज तो बिल्कुल क्लियर हो ही गया था। और क्योंकि उनके वो एयरफील्ड स्ट्राइक हो गए थे, तो उनके हवाई जहाज तो अब उठ के और हमारे पास आने की उनमें क्षमता रही नहीं, क्योंकि रनवे डैमेज हो गए, हैंगर्स डैमेज हो गए, कंट्रोल सेंटर्स अब डैमेज कैसे हो आओगे? गए। तो अब वो जंग लड़ेंगे कैसे? वहीं खत्म। ठीक है, तो उनको सीज़फायर करना ही पड़ा। तो बेस्ट, तो अब अगर लड़े तो सरेंडर करना पड़ेगा। तो फेस सेविंग के लिए तो एक ही थी कि चलो सीज फायर कर लेते हैं। ट्रम्प के पैर तो पकड़ लो। वो, और उसमें फिर अब क्योंकि उन्होंने सीज फायर मांगा, और अब वो फिर उनको अपनी आवाम को भी जवाब देना है कि अब वो कैसे अपनी शक्ल दिखाएंगे उनको। तो इसलिए उन्होंने कन्वीनियंटली बोल दिया कि ट्रम्प ने हमारी मदद करी, वरना हम तो इनको पीटने वाले दिया था, थे, बिल्कुल। है ना। हाँ। तो वो उस तरीके से बोल दिया, और ट्रम्प भी फिर बड़े खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने बोला उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना Acknowledgement, चाहिए। तो हाँ। उन्होंने बोला क्यों ना मिले मेरे को, तो वो खुश हो गए उस बात पे। पर हकीकत क्या है वो तो सबको पता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नैरेटिव चेंज का है। अब इसमें कोई शक नहीं कि जेडी वैंस ने और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने, रूबेरो ने और सब ने मतलब डीएस्केलेट करने के लिए इंडिया को कई बार कहा। इंडिया का स्टैंस बड़ा सिंपल था। इंडिया ने बोला हमने कभी एस्केलेट किया ही नहीं, तो डीएस्केलेट करने का सवाल ही नहीं उठता। सही बात। पहलगाम में अटैक हुआ, हमने उसके रिस्पॉन्स में उनके टेरर उनको स्ट्राइक कर दिया। एज फार एज वी आर कंसर्न, हमारी कहानी तो खत्म हो गई थी। हम तो आगे एस्केलेट करने का, हमने तो इक्वलाइज करके और उसको बस खत्म किया। उसके बाद फिर उनकी वो ड्रोन स्ट्राइक, शेलिंग और ये वो सब कुछ होने लगी। और उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं, उस रात को उन्होंने जब बोला कि कल पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ा वो रिकॉल इनिशिएटिव लेने वाला है, तो बेहतर है कि आप लोग अभी कोई ऑफ रैंप करा दीजिए उनके लिए। जब इस तरीके से आया, तो इंडिया ने सिंपल सा जवाब दिया कि भाई ठीक है, हम तैयार हैं, क्योंकि हमने तो कुछ नहीं किया। हमने तो सिर्फ टेररिस्ट हाइडआउट्स को मारा था अभी तक, और अभी तक हमने कुछ नहीं किया। पर अगर पाकिस्तान कुछ करने वाला है तो हम उनको रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार हैं। बस हमारा ऑफ रैंप उनको इतना ही था। और अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। एंड उसके लिए फिर हमने अगेन वेरी
सर्जिकली स्ट्राइक किया, उनके रेडार कंट्रोल सेंटर्स को स्ट्राइक किया, ताकि मतलब वो ब्लाइंड हो गए एक तरीके से। अगर उनको कुछ स्ट्राइक हमारे पे करना भी था तो आंखों पे पट्टी बांध के तो वो आ नहीं सकते हैं, अगर उनके रेडार से सब, और प्लस उनके रनवेज वगैरह भी डैमेज हो गए तो अब वो लॉन्च भी नहीं कर सकते। तो विदाउट रियली गेटिंग इनटू ए फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन, और विदाउट अगेन कैरिंग आउट, मतलब ऐसा कोई जिससे सिविलियन डैमेज हो या कुछ इस तरीके से हो, हमने मतलब लड़ाई शुरू होने से पहले ही एक तरीके से प्रीएम्प्टिवली उसको ख़त्म कर दिया। और बस अब उसके आगे यही था कि जब वो मतलब इतने स्ट्राइक हो गए, और अगर पाकिस्तान सीज फायर नहीं मांगता उस टाइम पे, तो फिर वो आवाम को क्या बताता कि क्या करें अब, क्योंकि वो सारी दुनिया को पता था कि मतलब रावलपिंडी तक आके वो मार के चले गए हैं, तो मतलब खौफ तो हो ही जाता। अगर मुनीर भी अपने बंकर के अंदर छुप गए थे तो आम पाकिस्तानी बेचारा क्या कहाँ होगा, और उसको कितनी घबराहट होगी आप सोच सकते हैं। तो ऐसे में फिर अगर सीज फायर वॉज द बेस्ट की, नहीं तो फिर कहीं सिविल वॉर ही ना हो जाती वहाँ पे, आपस में ही इमरान खान वगैरह का वो क्योंकि सपोर्टर्स एनार्की वगैरह, हाँ। हो जाती वहाँ पे, क्योंकि फौज जो है वो तो बॉर्डर की तरफ है, तो वो भी अंदर नहीं बुला नहीं सकते आ आप सकते, उस टाइम पे। हाँ। और मतलब इतने बुरा, तो बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन यही था कि चलो लेट्स कॉल इट सीज फायर, और फेस सेविंग के लिए फिर अब अमेरिका को बाकी मिठाई विठाई बटवा दो हाँ, बट आवाम में, और मेडल तक में भी ले लो, और हाँ, प्रमोशन भी ले लो। प्रमोशन भी ले लो। तो काफ़ी हिपोक्रेट और तो जिसके हिपोक्रेटी, पास और कुछ नहीं है वो फिर और क्या करेगा, आप सही बात बताओ। है। या तो अगर मेरे पास कुछ दिखाने के लिए है हाँ, तो मैं वो दिखा दूंगा आपको, अगर मेरे पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है लेकिन फिर भी मेरे को आप पे इम्प्रेशन चमकाना है, जमाना है, हाँ। तो फिर झूठ बोलना और कुछ नाटक करने के अलावा मेरे पास और क्या चाह रहा है, हाँ, आप सही बताओ। बात है। या तो मेरे में इतनी हिम्मत हो कि मैं मान लूं आपके सामने कि हाँ मैं तो इतना कमज़ोर हूँ, या मेरे तो ये बुरे हाल हैं, और मैं कोशिश करूँगा मेहनत करके अपने आप को सही जगह लाने की। पर अगर मेरे में वो सच बोलने की क्षमता नहीं है, क्योंकि मैं एक तरीके से फिर वो हार मानने वाली बात हो गई कि मैं कमज़ोर हूँ, कम हूँ और वो सब, तो फिर मैं और क्या करूँगा। तो मैं यही इसी किस्म की ही चीज़ें करूँगा और ना, कहीं और ना क्या कहीं करूँगा। पाकिस्तान का जो नॉर्मल आवाम का भी उनका एक दिमाग है, या जो उनका एजेंडा है, वो बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं जो उनकी गवर्नमेंट बोल रही है, या फिर जो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कुछ जो टॉप क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी हैं, वो जो भी बोल रहे हैं उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, हाँ ये लोग सही बोल रहे हैं। वो काउंटर क्वेश्चन नहीं करते, रीचेक नहीं करते। कुछ लोग करते हैं, उनको पता चल जाता है, फिर वो दिखता भी है, वो लोग बोल भी देते हैं कैमरा पे कि नहीं हुआ कुछ, हमें पागल बनाया जा रहा है। बट बहुत सारे हैं जो पागल बन के बैठे हुए हैं, जिन्हें लग रहा है कि वो जीत चुके हैं। दे एक्चुअली थिंक कि वो जीत चुके हैं। जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी आई, इंडिया से मैच हुआ, तो द क्रिकेटर देयर हारिस रऊफ वो शोइंग 6-0 कि हमने 6 गिराया आपके और आपने हमारा एक भी नहीं गिराया, और वो अपने एयरवेज भूल गए जो डैमेज हुए थे और स्टिल वो प्रूव भी नहीं कर पाए कि हमारे 6 गिरे हैं। एविडेंस दो, कंक्लूसिव एविडेंस दो कि हमारे आपने 6 गिराए हैं। देखो ये, जैसे इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने फ़ोटोज़ दिखाई कि देखो ये टर्किश ड्रोन था, ये चाइनीज़ ड्रोन था, या ये फलाना हमने इस पे अटैक करा, ये डैमेज एरिया है, बिफोर द डैमेज, आफ्टर द, सब दिखाया। आपने क्या दिखाया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो उनके पास वो चीज़ नहीं है, और दे फिर भी वो सोच रहे हैं कि वो जीत चुके हैं। तो वो आप मेंटालिटी समझ रहे हो? तो एक क्रिकेट टीम जैसे हमारा, हम इंडिया है, पाकिस्तान है, हम अपने क्रिकेट टीम, क्रिकेट के प्लेयर्स को भी काफ़ी मानते हैं, सबको पता है कि वी आइडलाइज देम, बेशक, या हाँ काफ़ी और क्यों काफ़ी, नहीं, हाँ, और काफ़ी ऊंचा रखते हैं हम उनको। बिल्कुल। ये सेम पाकिस्तान में भी होता है। पर फिर उनके हरकत कैसे करते हैं क्रिकेटर, आपने इफ़ नोटिस किया, मैच देखा था आपने? हाँ देखा था। देखा था आपने उनकी हरकत, वो ऐसे करके। तो ये काफ़ी मेंटालिटी बताता है क्रिकेटर्स की, प्लेयर्स की, वहाँ के, इवन जो नॉर्मल आवाम भी है, जिनको पता है, जो एडुकेटेड है, उन्हें समझ आता है क्या चल रहा है। बट मैनी आर ब्रेन वॉश्ड, मैं तो ये बोलूँगा। तो ये इसलिए होता है, सिंपल सी बात यह है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम हर इंसान चाहता है। बट एट व्हाट कॉस्ट? हाँ, नहीं तो अब वो दूसरी बात है। तो अब क्योंकि जब वो सेल्फ एस्टीम में वो उसको ये एहसास होता है कि मैं एक मतलब हारे हुए फेल्ड स्टेट का सिटीज़न हूँ, मेरे को अपना पासपोर्ट दिखाने में शर्मिंदगी है, मेरे को, है ना, तो
मतलब ऐसे में अगर एक फॉल्स नरेटिव भी सुनाया जाए तो क्योंकि वो सुनने में अच्छा लगता है और मेरे को थोड़ा सा सुकून मिलता वो है। सुकून मिलता It makes है me happy. तो मैं उसको पकड़ लेता हूँ, ठीक है। प्लस जो आवाम है वहाँ पे, जो इंटेलिजेंशिया है, जो जानती है और जो गवर्नमेंट को कॉल आउट करती है कि ये बकवास कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको, ये वो इस तरीके से बोलते हैं, तो उनको फिर वो एंटी नेशनल का वो दिखा के और उनको वो डाला जाता है और आवाम भी भड़क जाती है, क्योंकि कहीं पे फिर वो उनको शीशा दिखा रही है और उनको एहसास Trigger हो रहे दिला हैं फिर रही वो है इस कि चीज़ से। हाँ हम असल में वो हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है ये बिटर पिल जो है उसको सॉलो करना कि मतलब मैं मेरी हैसियत क्या है एज ए नेशन, मतलब कि मैं जो हूँ, मेरा नाम, मैं जो करता हूँ, इतना फिर खराब मेरा है। परिवार, तो कहीं पे मेरी नेशनैलिटी का तो बहुत बड़ा असर पड़ता है ना इवन उसमें। आपको भी कोई पाकिस्तानी देखोगे भी या फिर आप बाहर भी ये लोग जाते हैं तो पहला माइंड में किसी का ख्याल क्या आएगा, भाई टेररिस्ट हुआ तो एग्जैक्टली तो ये तो इमेज है आपका ना नाम, आपकी। हाँ, क्योंकि ओसामा बिन लादेन वहीं से ही पकड़ा गया सब वही है। और वो मतलब क्या कहते हैं टेरर का एपिसेंटर है वो, एपिसेंटर है, हब है पूरा। तो इसलिए मतलब आपकी फिर प्रोफाइलिंग हो जाती है। पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो मतलब चाहे टेररिस्ट हो आप, सकता है, कोई हाँ, भरोसा नहीं ईयू है। में भी तो आपके ऊपर स्पेशल सर्वेलेंस डाली जाती डाली है इस जाती बात है। की। तो जो एक आम इंसान भी है जो हाँ। नॉट इंटरेस्टेड इन उसको एनीथिंग, भी शक की नज़र से देखा उसको जाएगा। शक की नज़र से देखा जाता है। वो कहीं पे जाके अगर कमरा लेता है रेंट पे, स्टूडेंट भी है अगर किसी जगह, और वो बोले कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो वो जो लैंडलॉर्ड है वो घबरा के देगा उसको कि यार कुछ पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का तो नाम ऐसे ही खराब है। खराब है उससे। हाँ, इवन वहाँ पे जो लोग रह भी रहे हैं, दे आर रनिंग शॉप बाय इंडियन नेम्स। करेक्ट। तो इनफैक्ट जब वो अभी जैसे यूक्रेन वगैरह में भी हुआ, जब वहाँ से लोगों को लाया जा रहा था तो वो ट्राई कलर लेके और वो वहाँ से निकल रहे थे इंडिया का लेके निकल तो रहे थे। अब ऐसे हालात हैं और उनको पता है कि पाकिस्तानी फ्लैग की क्या वैल्यू है और इंडियन और फ्लैग उसके की क्या वैल्यू है। पासपोर्ट की और इंडियन बिल्कुल, के क्या इवन है। बांग्लादेशी, श्रीलंकन, एवरीवन नोज इंडियन फ्लैग की क्या वैल्यू हाँ, है। सो बट एटलीस्ट बांग्लादेशी और श्रीलंकन अपने पासपोर्ट से और फ्लैग से शर्मिंदा तो नहीं हाँ, होना नहीं है है, यार, नहीं है, एटलीस्ट नहीं है। ठीक है। तो बट मतलब एज फार एज दीस पीपल आर कंसर्न तो दे आर अशेम्ड ऑफ दैट। बिल्कुल, बिल्कुल। बांग्लादेश कैसा भी हो, दे आर नॉट हार्बरिंग टेररिस्ट। एब्सोल्युटली। सो आई मीन कोई छोटा कोई बड़ा, किसी का साइज कितना, किसी की इकोनॉमी कैसी, वो सब मतलब पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, तो दैट्स फाइन। बट एक जो मतलब बैड एप्पल है उसमें, तो वो तो फिर उसको तो शर्मिंदगी होगी ना कि मैं तो सड़ा हुआ हूँ, है ना। तो वो मानना और उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। तो कोई भी ऐसा मौका मिलता है, वो 6-0 भी जो किया, एक विकेट से, मैच तो सारे फिर भी हार के गए ना यार, तो वो क्या, वो 1 मिनट के लिए ऐसे करके क्या हासिल कर लिया, तो वो सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस जो आपने कहा था ना, हाँ, तो मुझे खुशी मिलती है उसको करके। कहते हैं चीप थ्रिल्स। तो जब कोई इतने बुरे हाल में होता है कि उसके पास सेलिब्रेट करने के लिए कुछ नहीं है, तो यही कर तो उसको जो मिला वो उसी में करके, और वो जैसे मिला, झूठा सच्चा कुछ भी, उसको वो ग्रैब करके पकड़ ले उसमें खुश हो रहे हैं। और उसमें खुश हो रहा है। तो वो झूठी खुशी ले रहा है। तो हमारे को भी इसलिए थोड़ा सा बड़प्पन दिखाना चाहिए कि मतलब नेबर्स हैं हमारे और हमारे बिछड़े हुए भाई हैं प्री पार्टीशन के, और अब बेचारों के इतने बुरे हाल हैं, तो वो अगर खुश हो रहे हैं उसमें तो थोड़ी खुशी लेने दो यार, ऐसी क्या बात है। थोड़ा सा एक मेरे दिमाग में रील आई कि एक रील देखी थी मैंने, जिसमें एक लड़का बोल रहा था कि इंडिया की बात भी नहीं होती चाइना में। चाइना में जब आप जाओगे, यहाँ पे बच्चे जो, मैं उसने एक नाम लिया था, मेरे को यूनिवर्सिटी का नाम याद नहीं आ रहा, मैं इस फलाना यूनिवर्सिटी में हूँ, और इसमें बच्चे स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, ऐसे कॉलेजेस, रेप्यूटेड कॉलेज को छोड़कर यहाँ एडमिशन लेके यहाँ पढ़ रहे हैं चाइना में। तो चाइना कहाँ स्टैंड करता है, वो एक अलग ही लेवल पे दिख रहा है पढ़ाने के भी मामले में। तो अगेन एक तो जहाँ तक चाइनीज़ मीडिया है उसके बारे में मेरे ख्याल वो से, इंडियन लड़का था। अच्छा, वो उसने रील डाली थी इंडियन लड़के ने, क्योंकि वहाँ तो आपको पता है अलाउड नहीं है, वहाँ कोई इंस्टाग्राम नहीं है, कहीं वहाँ कुछ नहीं है। तो वो इंडियन लड़का था, उसने ये बताया था कि वहाँ पे ये हाल है। तो एक मैंने फिर एक रील और देखी थी, कहीं की थी, तो कहता ये देखो, वो नदी दिखा रहा था बेसिकली। तो वो पूरा रिवर दिखाता है, फिर देखो ये नदी है और ये देखो इसके आसपास बिल्कुल कूड़ा नहीं है। कह रहा अभी ये इंडिया होता तो, कहते गवर्नमेंट को क्यों ब्लेम करते हो, तुमने खुद देखा, तुम खुद यहाँ कूड़ा फेंकते हो। लेकिन अगर तुम ही जो कूड़ा फेंक रहे हो इंडिया में, लेकिन जब तुम यहाँ आओगे ना, तुम यहाँ कूड़ा नहीं फेंकोगे रोड पे। तो मेरे ख्याल से
मतलब जब अंदर से हमारे में स्वच्छता आएगी, जब अंदर से हमारे में राष्ट्र के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी आएगी कि मैं एज ए जिम्मेदार क्या करता हूँ। जैसे अगर आप जापान जाएं, हाँ उधर ठीक तो है, सर। तो जापान में कोई जोर जबरदस्ती नहीं, पर जापानीज जो हैं वो खुद से अपने कल्चर के लिए इतना प्राउड हैं। अगर आप बैठे हैं और आपने दूसरी कुर्सी पे पैर रख दिया और तो वो अपने आप से उसको पहुंच के और वो करता है, क्योंकि वो इतनी प्राइड लेता है उसके अपने कंट्री के और क्लीनलीनेस के अंदर। तो कहीं पे जब तक हम उस किस्म का वो नहीं लाए, जैसे वहाँ पे अगर ऑनेस्टी की भी बात देखें तो वो जब फुकुशिमा वाला वो अर्थक्वेक आया था और सुनामी आई थी, तो मतलब लंच ब्रेक चल रहा था और लोग बाग लंच खा रहे थे और एकदम से सब लोग भाग के बाहर गए। जब पहला राउंड वो ख़त्म हुआ तो सब लोग आए और आके लाइन बना और कहाँ खड़े थे, बिल काउंटर के सामने, कि अपना बिल पे करके जाएं। मतलब जान पे पड़ी थी, आफ्टर शॉक्स चल रहे थे, ऊपर से लूज जो डेबरी था वो गिर रहा था, और तब भी लाइन में लग के पैसे देने के लिए वो खाना जो वो कंप्लीट कर भी नहीं पाए लेकिन ऑर्डर कर दिया था और उनके टेबल पे था। इसे कहते हैं कैरेक्टर। और इसके लिए कोई डंडा नहीं था, कोई बंदूक नहीं थी, कोई कैमरा नहीं थे, या कोई इस तरीके से ना ही कोई उनके पीछे आता कि तुमने क्यों नहीं दी, बट खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसको कहते हैं नेशनल कैरेक्टर। एक बार मैंने ये भी सुना था जापान में टोल फ्री कर दिए थे, मतलब टोल फ्री नहीं करा था, टोल किसी वजह से चल नहीं पाया था, तो कह रहा था यू कैन गो, और जितने भी लोग वहाँ से पास किए थे उसमें से 95 या 98% लोगों ने घर जाकर टोल भरा था। वहाँ पे जब स्ट्राइक करते हैं तो काला बैंड पहन के काम करते हैं। स्ट्राइक, अच्छा ओके। मतलब लॉस नहीं होने देते कंपनी का और प्रोडक्शन का, काला बैंड पहन के, या एट टाइम्स ओवर प्रोडक्शन कर देते लॉस हो जाता है ओवर प्रोडक्शन से भी। पर मतलब सो दैट इज द व्हाट यू कॉल डिफरेंस इन सोच जो हमारे को सीखनी चाहिए लानी पड़ेगी, और वो डंडे से मेरे ख्याल से नहीं आ पाएगा, डर से नहीं, क्योंकि अंग्रेज भी थे यहाँ राज करके गए, इतना डंडा, अगर ऐसी बात थी तो इंग्लैंड बना के जाना चाहिए था उनको इंडिया को, नहीं बना पाए, है ना, पर ऐसा तो कुछ नहीं। तो वही मेरे ख्याल से ये बदलाव हमारे को सामाजिक तौर पे लाना है, अपने सोच में लाना है, और ये मेरे ख्याल से आपकी जनरेशन ही लाएगी, जेन जी और जो मिलेनियल्स हैं, जो हमारा भविष्य हैं, और वो क्योंकि और बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग इसके बारे में सोचते हैं और अपनी तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव कर सकते हैं बदलाव लाने के, वो आपको लाने चाहिए। इसमें ये भी चीज़ थी कि जब से स्वच्छ भारत अभियान आया है, मैंने देखा है बहुत लोग इवन खुद से ही नहीं फेंकते कूड़ा, वो अपने पॉकेट में रख लेते हैं या फिर बैग में डाल लेंगे, बट वो फेंकेंगे नहीं उसको। बेशक। और बहुत लोग ऐसे भी जो फेंक देते हैं। सो जो लोग फेंकते हैं, पहली बात तो उनको कॉल आउट करना, उनको बोलना कि भैया ये गलत बात है, आप ही का देश है, आपकी माँ जिसको धरती माँ, भारत माँ कहते हो, उसी को आप उस पर थूक रहे हो या उसको आप गंदा कर रहे हो। तो दूसरी चीज़ ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होती है। अगर आपके शहर में एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी के ऊपर आप डस्टबिन रखोगे और हर आदमी को अपना केले का छिलका जहाँ भी खाया उसके बाद वो पहाड़ी चढ़ के जाना पड़ेगा और जाके लाइन में लग के और फिर उसमें डालना पड़ेगा क्योंकि एक ही कूड़ादान है, तो फिर गोज विदाउट सेइंग वो बाएं दाएं देखेगा, कोई नहीं देख रहा है और वो वहाँ फेंक देगा। लेकिन अगर कूड़ादान है, पर्टिकुलर डिस्टेंसेस पे अवेलेबल है और आप देखें और प्रोमिनेंटली मार्क्ड है और वो है, तो फिर मतलब मैंने देखा है इनफ कि ये कूड़ादान है और नीचे फेंक रखा है। ऐसे भी लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर एटलीस्ट मतलब 90% लोग तो कम से कम डालना शुरू कर देंगे, और एक बार एक जगह जो साफ होती है उसमें तो कोई नहीं फेंकता है, सोचता है ना। लेकिन अगर वो पहले से ही गंदा है तो वो बोलेगा यार पहले से तो गंदा ही है, मैं डाल रहा हूँ तो मतलब क्या और ही गंदा हो रहा है, पर साफ तो मतलब गंदा, तो ऐसे कर। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो इंफ्रास्ट्रक्चरल भी, विच आई थिंक स्वच्छ भारत के बाद से काफ़ी हुआ है, मतलब हर म्यूनसिपैलिटी में और सब जगह अगर आप देखें तो अलग अलग कलर के कूड़ेदान, वो कौन सा ग्रीन वेस्ट, वो वेस्ट
बन रहा है, सेग्रीगेशन वाली वो सारी सब बट इसमें मैं एक ये भी चीज़ बोलूँगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना थोड़ा ये चीज़ और आनी चाहिए कि डिफरेंस भी तो पता हो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट ग्रीन एंड ब्लू बॉक्स? अगर आपको ग्रीन और ब्लू बॉक्स का डिफरेंस नहीं पता, आप तो कहीं पे भी कुछ भी डाल दोगे। करेक्ट। अभी भी मेरे तो बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं इनमें, उनको पता ही नहीं है कि इसमें कौन सा कूड़ा डालना है। दे आर कन्फ्यूज यार, इसमें क्या डालें, अरे डाल दो ना, कूड़ा डालनी तो है। तो ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा आना चाहिए कि एक डिफ्रेंशिएट तो कर पाए, बच्चा हो बड़ा हो, कि इन दोनों डस्टबिन में फ़र्क क्या है। सो एक थोड़ा सा मैं फिर अगेन एजुकेशन सिस्टम मतलब फिर करिकुलम के अंदर उसको लाना और फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी लंबी हो सकती हैं। संस्कार वाली जो चीज़ें हैं वो आमतौर पे घर से शुरू होती। बट वही पॉइंट है ना कि आपके घर वालों को भी तो पता होना चाहिए इसका डिफरेंस। ट्रू दैट, बेशक। उन्हें ही नहीं पता तो वो अपने बच्चों को कैसे बता पाएंगे कि तो इसका डिफरेंस वो क्या है। जो बदलाव है, वो सामाजिक बदलाव जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है लाना, और बट उसमें मल्टीपल वो तो उसमें एक तो इन्फ्लुएंसर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स की सुनवाई होती है। तो लोग क्योंकि उनको फॉलो करते हैं, उनको वॉच करते हैं, तो आपकी रील, तो अगर आप उन इश्यूज पे बनाएं, मतलब ना कि उसको सरकार पे ही छोड़ दें कि सरकार कुछ करे, या एजुकेशन सिस्टम पे छोड़ दें कि टीचर्स कुछ करे, या वो भी फिर सरकार पहले एजुकेशन उसके अंदर उसको इंक्लूड करे और फिर टीचर्स उसको वो मेरे ख्याल से क्योंकि ये सोशल चेंज है, तो ये सोशल इन्फ्लुएंसर्स का भी बड़ा रोल है। वो है। तो हम जब पिक्चरें बनाते हैं, हम पॉडकास्ट करते हैं, हम रील्स बनाते हैं, तो सब में हमारे को वी मस्ट स्टार्ट शोइंग दीज थिंग्स। तो सर अब एक हमारा थोड़ा सा अनफिल्टर्ड सेक्शन है, जहाँ पे मैं बाउंसर मारूंगा, थोड़ी थोड़ी आपको हेलमेट लगा लो। डक भी कर डग सकता भी हूँ? कर सकते हो, अच्छा, फिर बिल्कुल ठीक। चॉइस है, पुल भी मार सकते हो। अच्छा, फिर तो सर प्यार हुआ है कभी आपको? गुड क्वेश्चन। आई थिंक आ गई बाउंसर। मतलब शादी तो हो ही गई, तो अब तो 35 साल से शादी हो गई, उससे तो प्यार पहले? तो नहीं, उससे पहले उससे पहले कभी आपने इंटरेस्ट भी कभी रहा हो? मौका ही नहीं मिला। अच्छा, आप अपने काम में इतना नहीं, काम में नहीं, मैं सिचुएशन मेरी, मैं ऑल बॉयज स्कूल में गया, ओके। उसके बाद मैं एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी गया, उसके बाद मैं नेवी में गया, तो वहाँ पे तो कोई गर्ल्स का इंटरेक्शन ही? इंटरेक्शन ही नहीं था, और मेरे घर पे भी बहन भी नहीं थी कि उसकी सहेली सूली कोई अच्छा, हो, बहन भी नहीं थी? तो बिल्कुल गॉन केस। तो इतना लेस अट्रैक्शन इंटरेक्शन होने के बाद भी लड़कियों से, तो फिर शादी आपने एकदम से जब हुई तो संभाल पाए थे, या बहुत ही वो हो गया था कि नहीं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये कि कैसे हैंडल करूँ इस चीज़ को? क्योंकि शादी या रिलेशनशिप हैंडल करना भी एक टास्क है, हाँ, आना चाहिए आपको। ट्रू दैट। बट जैसा आपने बताया, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से हम लोग काफ़ी अडेप्टेबल थे। मेरी वाइफ जो थी वो मात्र 20 इयर्स की थी, और आप सर? और मैं 24 ओके। का था। तो तो सर स्टोरी भी सुनाई दीजिए थोड़ी सी, ये वाली भी, कैसे हुआ, क्या हुआ? मतलब अरेंज मैरिज थी। मेरी वाइफ मेरी मदर मेरी होने वाली वाइफ से कहीं मिली। एक्चुअली मेरे फादर के एक सबसे अच्छे फ्रेंड जो थे, वो मेयो कॉलेज में हाउस मास्टर थे, और मेरी वाइफ के भाई जो थे, छोटे भाई, वो लोग वहाँ पढ़ते थे। तो वो मेरी वाइफ जब उनसे मिलने जाती थी अपने भाइयों से, छोटे छोटे थे वो, तो वो उनके हाउस मास्टर उनको देखते थे, तो उनको पता चला, तो उन्होंने मेरे फादर को बोला कि ऐसे ऐसे एक लड़की है, ओके। और उनके भाई वगैरह यहाँ पढ़ते हैं, तो तुम इसके लिए अपने बेटे के लिए अगर लड़की देख रहे हो तो फिर मेरे को पूछा गया। मैं उस टाइम पे पोस्टेड था बॉम्बे में, मेरी नेवी के अंदर था मैं। ओके। तो मैंने फिर आज्ञाकारी पुत्र हुआ करते थे, तो मैंने कहा आप मुझे बस बता दीजिए कि कब पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, और किससे शादी करनी है, बाकी देखने वेखने वाले काम जो है वो आप कर लीजिए। तो आप ही कर आपने देखा भी नहीं? सो मेरी उन्होंने भी नहीं देखा फिर आपको? उसके बाद वही, तो मेरी मदर ने यही कहा कि तुम भले ही ना देखो, हो सकता है कि लड़की वाले तो देखना चाहेंगे तहाँ करने से पहले। तो मैंने कहा चलो अगर ऐसी बात होगी तो फिर वैसा सही, मतलब तब कर लेंगे, बट एज ऑफ नाउ। तो वही फिर मेरी मदर गई, उनको पसंद आई, तो बस फिर जब मैं मिला तो मैं सीधा रिंग एंगेजमेंट सीधा? एंगेजमेंट ओके। करके, और बस उसके बाद फिर शादी हो गई हमारी। ओके। तो अपने 35 साल के एक्सपीरियंस सर, आपने क्या सीखा? आप एक एडवाइस क्या देना चाहोगे किसी को, हाउ टू हैंडल रिलेशन, या फिर
कुछ एक सीख, अब मुझे पता है ये बाउंसर्स आ रहे हैं लगातार, ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया तो पूछ लूँगा मैं। तो मेरे ख्याल से एक तो क्या कहते हैं, अडेप्टेबल, एक कमिटमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अगर आप जब कुछ चीज़ शुरू करते हैं और आप एक निश्चय के साथ शुरू करते हैं कि मेरे को इसको कामयाब बनाना है, तो मतलब दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इट टू हैपन। मेरे ख्याल से सिर्फ केमिस्ट्री से या उससे नहीं हो सकता है। और प्लस उसको उसके ऊपर काम भी करना पड़ता है, उसको सींचना पड़ता है। इट्स लाइक पौधा आपने अगर लगाया है तो उसको ख्याल रखना पड़ता है, उसमें फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है, उसमें पानी देना पड़ता है, उसमें जो वीड्स हैं उनको हटाना पड़ता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हम एक रिलेशनशिप को और ख़ास करके मैरिज जैसी चीज़ को सोचें कि वो अपने आप ही प्यार के ज़ोर पे चल जाएगी, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से कॉन्शियसली कोशिश करनी चाहिए, कमिटमेंट करना चाहिए और अपनी तरफ से फिर मैं क्या इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ उस शादी में टू मेक इट वर्क। एंड एक दूसरे की ग्रोथ साथ साथ होती है। हम छोटे छोटे ही थे, 20 साल क्या उम्र है, 24 क्या उम्र है, और उस टाइम पे इकट्ठे रह के एक दूसरे, मैं भी सीख रहा था, वो भी सीख रही थी। तो फिर सर वो बॉम्बे आई थी या हाँ, अंडमान। हम लोग, मेरी पहली पोस्टिंग जब तक शादी हुई तो मैं अंडमान गया था, तो वो भी एक तरीके से अच्छा हो गया। तो आप और वहीं रहते थे, बाकी पेरेंट्स वगैरह नहीं थे? नहीं। ओके। तो फिर मैंने अपनी वाइफ को बताया भी, मैंने कहा देखो अब हम यहाँ लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर लड़े तो तुम घर भी कैसे जाओगी, क्योंकि हम तो काला पानी में और फंसे हुए 90s की बात अलग है। हैं। 90s। आज के ज़माना नहीं है कि फ्लाइट बुक करी मैं जा रही हूँ। और एज लक वुड हैव इट, हमारी शादी के बाद इंडियन एयरलाइंस थी उस टाइम पे, उनकी स्ट्राइक भी हो गई, तो इसलिए वो जो फ्लाइट थी वो भी आनी जानी बंद हो गई, ब्लॉक हो गया। और उसको स्विमिंग भी नहीं आती थी वैसे भी। 1200-1300 किलोमीटर दूर था इंडिया, बट फिर भी इससे वो तो पॉसिबल नहीं है। तो सर व्हाट इज़ योर लव लैंग्वेज? my love language is of doing things for the other person. I think ओके, तो that is लाइक सरप्राइजेस देना, गिफ्ट देना, ये या फिर टास्क्स काम ओके। दूसरे के तो लिए मतलब आप सरप्राइज और गिफ्ट नहीं देते? uh, नहीं देते जब इंसान सोचता है तो मतलब उसका आंसर। हाँ, नहीं, मैं उसका रीजन भी दे रहा था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सरप्राइज और गिफ्ट आपने दे दिया, लेकिन दूसरे को वो फिर पसंद नहीं आया, और जबरन क्योंकि आपने इतने प्यार से दिया है तो उसको वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इसलिए, एंड स्पेशली जब मुझे पता है कि दूसरा वाला उम्मीद भी नहीं करता, मेरी और मेरी वाइफ की इस इशू पे बातचीत हो चुकी थी कि मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए अगर कुछ खरीद के लाऊंगा, फिर तुम तो बोलने कि मुझे तो वही पहनना पसंद होगा जो मुझे अच्छा लगता है, ना कि कोई क्योंकि मेरे लिए लाया इसलिए मैं उसको पहनूं, है ना। तो शी सेज डोंट सरप्राइज मी। अच्छा, ओके। So it Just was take me to the shopping. a mutual, हाँ, might as well. ये ज़्यादा better Yeah, है। because more often than not I'll get shocked if you try to surprise me. So I'd rather. And मुझे भी कोई अपने ऊपर इतना खास भरोसा नहीं था कि मैं इतना अच्छा मेरा सिलेक्शन है और whatever it is, तो इसलिए मैंने I also preferred it like that कि प्रेशर कम हो गया। ओके, ये भी ठीक है। ओके, तो सर आपकी लाइफ का कोई ऐसा डिसीजन जो आपको लगता है कि मैं पास्ट में जाके चेंज करना चाहूँगा? सच पूछो तो नहीं, अभी कोई नहीं है? बिल्कुल किस चीज़ का रिग्रेट नहीं है नहीं, लाइफ में? क्योंकि मैं आज जहाँ भी हूँ मैं सिर्फ उसी वजह से हूँ, उस डिसीजन की वजह से जो भी लिए, है ना, क्योंकि वो छोटे छोटे मोड़ नेविगेट करके और फिर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। एक भी वो मोड़ कहीं अलग होता तो फिर आज मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ नहीं होता, और जहाँ मैं आज हूँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास जो भी मतलब है। सो आई वुड नॉट वांट टू चेंज दैट। तो इसी में एक थोड़ा सा इसी का टाइप का ट्विस्टेड क्वेश्चन है कि कोई वर्स्ट डिसीजन कभी रहा है? कई डिसीजंस हुए हैं विच डिडंट वर्क आउट, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी उससे सीख जरूर मिली मेरे को, मिली है। और उससे भी मुझ में बदलाव आया, और मैं मतलब आज जो बना हूं मैं उन डिसीजंस की वजह से हूं। तो वो कामयाब नहीं हुए जो मैं चाहता था, जहां वहां तक मुझे नहीं लेके गए, लेकिन इन द प्रोसेस फिर भी उन्होंने जो मेरे पे लाइक एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। तो मैंने एक टाइम पे सोचा कि मैं पीएचडी करूँगा इसमें मैनेजमेंट। जी।
तो मेरा XLRI जमशेदपुर के लिए मैंने अप्लाई किया, फीस भी भरी, मेरा सिलेक्शन भी हो गया, और मतलब इतना आसान भी नहीं था। एंड उसके बाद फिर मैंने एनरोल भी किया, और मैं लगभग 3 साल तक रेगुलरली जाता रहा दिल्ली से जमशेदपुर, जब भी हमारी वो क्लासेस वगैरह होती थी, और ऑन कैंपस एग्ज़ाम मैंने पास वगैरह भी किए। लेकिन उसके बाद मेरे को मतलब एहसास हुआ कि ये जो है वो मैं आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, क्योंकि जो PhD है वो काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड है, जिसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत वक्त जाता है, और इट इज़ इंडिपेंडेंट, मतलब वो टीम वाला काम भी नहीं है, इंडिविजुअल वाला है, मतलब इतना पढ़ना पड़ेगा उसमें से काफ़ी है। तो मुझे मतलब उसमें कुछ खास मतलब वो आनंद सा आ नहीं रहा था, और मैं बस यही सोच रहा था कि एंड वो जिस स्टेज में मैं था, मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे, मतलब बड़े हो रहे थे, एंड मुझे पता था कि बस अब वो फिर टीन्स में चले जाएंगे, और एक बार वो टीन्स में चले गए तो फिर मेरे साथ वो वक्त नहीं गुजारेंगे, फिर अब उनके दोस्त ये वो सब कुछ हो जाएगा। तो जब वक्त है, और जब वो बच्चे मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि कहानी सुनाओ, ये करो वो करो, उस टाइम पे अगर मैं दरवाजे बंद करके और मैं अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दूं, और जब मेरी पढ़ाई ख़त्म होगी और मैं दरवाज़ा खोलूँगा तो बच्चे नहीं होंगे क्योंकि वो आगे निकल गए, तो आई वुड हैव लॉस्ट आउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो प्राइस जो मुझे पे करनी थी मेरे को, उसका मज़ा नहीं। तो तब फिर मैंने तय किया कि मैं मतलब छोड़ देता हूँ। ओके। तो बड़ा मुश्किल डिसीजन था, क्योंकि कहीं पे एक तरीके से हार मानने वाली बात थी, एक तरीके, क्योंकि कुछ शुरू किया और फिर आधे में ही छोड़ दिया और गिव अप कर दिया जिसको, और कहीं पे बच्चे भी थे तो वो भी देख रहे हैं कि पापा कर रहे हैं, और उसके बाद अब एकदम से छोड़ दिया तो क्या एग्जाम्पल सेट होगा। और कहीं पे फिर मतलब रिश्तेदार, सगे संबंधी, यार दोस्त भी कि अच्छा, मतलब जब एडमिशन हुआ था तो इतना अच्छा था, और उसके बाद फिर अब अरे साला क्या सोच के गया था, सोचा ऐसे हो जाएगा, मतलब सो ऐसे। तो वो सारी चीज़ें भी थी जिनकी वजह से घबराहट थी कि छोड़ूं ना छोड़ूं। तो फिर अंत में मतलब मैंने हिम्मत करके और छोड़ ही दिया, क्योंकि मैंने कहा कि मतलब सिर्फ इसलिए कि लोग ऐसे ताने ना मारे, या मतलब बच्चे कुछ ऐसा ना सोचे, मैंने और भी तरीके हो सकते हैं मैं उनके लिए एग्जाम्पल बनने के लिए। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ, और आज भी मैंने अपने बच्चों को मतलब यही बोला था जब वो कर रहे थे, कि अगर कभी भी आप सोचते हो कि आप किसी गलत बस पे चढ़ गए हो, तो उस बस से उतर जाओ। तो उस बस से उतरने में कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि अगर आप बैठे रहे तो फिर आप किसी दूसरे डेस्टिनेशन पहुंच जाओगे। तो उसी तरीके से मतलब अगर आपने अपना ग्रेजुएशन एक सब्जेक्ट में किया, और अगर आप मास्टर्स में उसको चेंज करना चाहते हो, या PhD में चेंज करना चाहते हो, या कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, या इस किस्म से। बेटर टू मेक अ करेक्शन देन जस्ट नॉट मेक दैट करेक्शन इस घबराहट से कि लोग हंसेंगे मेरे पे, क्या मतलब बस से उतर रहा है क्योंकि देखा भी नहीं कि गलत बस है, तो उसका मतलब यही है कि ताकि लोग ना हंसे तो मैं बैठे रहूं, और जहां बस जा रही है वहां चले जाऊं, तो वो तो गलत बात है। बिल्कुल। तो ये सीख मैंने सीखी, मैंने उस पर अमल भी किया, और तो मतलब आई डिड लूज 3 years ऑफ माई लाइफ, एंड मतलब इतना पैसा इन्वेस्ट किया और जो भी है उसके अंदर, बट फिर भी एटलीस्ट मैं उससे वाइजर तो निकला, और मेरे में कम से कम वो क्षमता और हिम्मत तो थी बदलाव लाने की। एंड एज ए रिजल्ट मैंने इतने सारे करियर चेंजेस भी किए। मैं नेवी में था, नेवी से कॉरपोरेट में गया, कॉरपोरेट से ट्रेनिंग में गया, ट्रेनिंग से थिएटर में गया, थिएटर, मतलब इतने सारे चेंजेस मैं ला पाया, हिम्मत आ पाई, कहीं शायद इसी वजह से। ओके, सो सर दिस इज इट फॉर द अनफिल्टर्ड सेक्शन। आई होप आपको बाउंसर्स अच्छी लगी होंगी। बहुत मजा आया। जब तक आउट नहीं हुआ तब तक ठीक है। रिटायर्ड, नॉट आउट। ओनली नॉट आउट। ओनली। तो सर थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। आपने हमारे सवालों के जवाब दिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ समझ आया होगा, सीख मिली होगी इस पॉडकास्ट से। थैंक यू सो मच, एंड आई ऑल्सो एंजॉयड माई सेल्फ। इंशाल्लाह अनदर टाइम, अनदर एपिसोड। बिल्कुल सर। वैसे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ बैंगलोर, बट यहाँ पे दिल्ली में थे तो कभी आना जाना से दोबारा होगा तो बिल्कुल करेंगे, और कभी आप बैंगलोर में होंगे तो हम तब करेंगे सर। चलिए, ओके, थैंक यू सर। सच अ प्लेजर, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग विद यू। ग्रेटफुल सर।